Hello everyone. Let's start with our new book of chemistry, class 8, Chemistry Forever of Publications, JC. Let's start with our introduction. In our surroundings, we find many things and objects, living and non-living. हम अपनी सराउंडिंग्स में बहुत अलग अलग चीज़ें देखते हैं, राइट? वो मेनली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? लिविंग होती हैं एंड नॉन लिविंग होती हैं। लिविंग में जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, एंड नॉन लिविंग में जैसे चेयर, टेबल, पेन, बुक, है ना? सो फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, वाटर, एनिमल्स, एयर, स्टार्स, एट्सेट्रा. These things and objects differ in their properties, shape, size, color, smell, etc., but they are all composed of matter. ये जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ी, ये सब जितनी भी हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है ना? इन सब का शेप अलग है, साइज़ अलग है, लेकिन इनकी एक चीज़ बिल्कुल सेम है। वो क्या है कि ये सब मैटर से बने हैं। मैटर मतलब एटम से बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं, है ना? तो ये सब को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सो ये चीज़ क्या है? कॉमन है इन सब में। इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग मेड अप ऑफ मैटर. इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ मैटर के साथ बनी होती है. इवन ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ मैटर. इवन हम देखें, हमारी बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, वो भी मैटर से ही बनी है. क्यों? बिकॉज ह्यूमन बॉडी हैज़ मास एंड वॉल्यूम विच ऑक्यूपाई स्पेस. हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारा कुछ ना कुछ मास है, वेट है ना? और हमारा कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है. वॉल्यूम मीन्स कि हम कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. तो हम भी एक क्या हुए? मैटर हुए. सो द फूड वी ईट, द एयर वी ब्रीथ, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम एयर को ब्रीद इन करते हैं, ये भी क्या है? ये भी एक मैटर है. द मैटर वी ड्रिंक, द क्लोथ्स वी वेयर, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ मैटर. ये सब चीज़ें क्या है? मैटर है. अब डेफिनेशन ऑफ मैटर आ गई एंड ये इम्पॉर्टेंट है, ये आएगी. सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. जो भी चीज़ ऑक्यूपाई करती है स्पेस को एंड जिसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, वेट होता है, वो सब क्या है? मैटर है. हियर मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. मास क्या है? मास का मतलब होता है वेट. जितना भी मैटर उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल बुक की बात ले ली तो बुक का कुछ ना कुछ वेट है, राइट? तो ये क्या हो गया? उसका मास हो गया. The only condition for something to be matter are that it should occupy space and has mass. Condition क्या है? किसी भी चीज़ का मैटर हम किसी भी चीज़ को हम मैटर कब कह सकते हैं? हम तब कह सकते हैं कि अगर वो चीज़ कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड उसका कुछ ना कुछ मास हो. ये टू कंडीशंस हैं. किसी भी चीज़ को हम मैटर तभी कह सकते हैं. इन कॉमन लैंग्वेज मैटर इज कॉल्ड मटेरियल. हम कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो मैटर को हम मटेरियल ही कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर. अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर क्या होती है ना? तो काइनेटिक से मतलब मूवमेंट. काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट. मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स. एंड जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं उनकी थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे. अब कौन से मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं? गैसेस. तो इसमें हम गैसेस के बारे में ही पढ़ेंगे. सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑल्सो नोन एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. इनके दोनों नाम करेक्ट हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो. ये एक लॉ है, इज अ लॉ दैट एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ हाइपोथेटिकल आइडियल गैस. ये एक थ्योरी है जो हमें बताती है कि गैसेस का बिहेवियर कैसा है. हाइपोथेटिकल आइडियल गैस मीन्स एक गैस, यहाँ पर ना ये एक साइंटिस्ट जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वैसे है. अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो गैसेस का बिहेवियर कैसा है उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे.
So, according to this theory, gases are made up of tiny particles in a random straight line motion. इस थ्योरी में हमने क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है कि गैसेस जो है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं. टाइनी पार्टिकल्स मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं. ये बहुत ज़्यादा रैंडम होते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं, रैंडम मूवमेंट शो करते हैं, है ना. सो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जो है ट्रेवल करते हैं. गैसेस जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल करती है. जब आप आगे हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आपको इसका बारे में पता भी चलेगा कैसे. दे मूव रैपिडली एंड कॉन्टीन्यूसली एंड मेक कॉलिजन्स विद ईच अदर. ये रैपिडली मूव करते हैं, जल्दी जल्दी से मूव करते हैं, कॉन्टीन्यूसली मतलब ये रुकते नहीं हैं, कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट शो करते हैं एंड कॉलिजन्स करते हैं दूसरे पार्टिकल्स के साथ. देन दूसरे पार्टिकल्स के साथ तो कॉलिजन करते ही करते हैं, लेकिन अगर हमने किसी गैस को एक कंटेनर में बंद करके रखा हुआ है, से फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर में ये हमारा एक कंटेनर है एंड ये क्लोज्ड है. सो इस कंटेनर में हमने फॉर एग्जांपल मान लेते हैं H2 गैस जो है वो हमने फिल कर दी. अब H2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक पार्टिकल्स के साथ भी कोलिजन शो करेंगे एंड वो वोल्स के साथ भी कोलाइड करेगा. अभी हमें एटम ने बताया तो नहीं है ना, अभी हमें एटम बताएगा नहीं कि मैं इसके साथ कोलाइड करूँगा, इसकी के इसी पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करूँगा, या फिर उसने हमें ये तो नहीं बताया कि मैं बस वोल्स के कंटेनर जो कंटेनर की वोल्स है उसी के साथ कोलाइड करूँगा, है ना. तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एटम है, ये किसी भी पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर सकता है, किसी भी जगह जा सकता है, रैंडम ब्राउनियन मोशन शो करता है ना. सो ये जो पार्टिकल्स हैं ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ भी एंड वोल्स के साथ भी. जो कंटेनर की वोल जिसमें भी हमने इस गैस को बंद करके रखा है इसके साथ भी कोलाइड करता है. दिस वॉज द फर्स्ट थ्योरी टू डिस्क्राइब गैस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ कॉलिजन. ये हमारी जो थी साइंटिस्ट ने दी हुई फर्स्ट थ्योरी थी जो हमें बता क्या रही थी, गैस प्रेशर के बारे में. गैस प्रेशर कैसे कोलिजन्स के टर्म में, जैसे जैसे कोलाइड कर रहे थे गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, वैसे वैसे हमें ये पता चल रहा था कि गैस कैसे कैसे प्रेशर लगा रहा है, राइट. विद द हेल्प ऑफ वॉल्स ऑफ कंटेनर, कोलिजन किसके साथ कर रही थी गैसेस, वॉल्स के कंटेनर के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, rather than from static forces that push the molecules apart. Kinetic theory also explains how different size of particles in a gas can give them different individual speed. Kinetic theory हमें ये भी explain करती है कि कैसे कैसे different size जो हैं पार्टिकल्स के, डिफरेंट साइज के, अगर कोई पार्टिकल बड़ा है तो उसकी स्पीड कम होगी, उसकी स्पीड जो है ना, उसकी स्पीड जो है वो कम होगी. अब जैसे अगर किसी पार्टिकल का साइज जो है वो स्मॉल है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो ये जो काइनेटिक थ्योरी थी ये हमें एक्सप्लेन कर रही थी कि डिफरेंट साइज के अगर पार्टिकल्स हैं तो उनकी कैसे जो स्पीड है वो अलग अलग है. हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई वाटर बॉइल्स फास्टर एट हायर एल्टीट्यूड. अब ये एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन आ जाता है. अब आपने देखा होगा कि जो वाटर है वो बॉईल करता है, मतलब वो फास्टर बॉईल क्यों करता है हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर. हायर अगर माउंटेन्स पे चले जाएं तो वहाँ पे वाटर जो है जल्दी बॉईल कर जाता है. हमें पता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल करता है, राइट. बट अगर हम माउंटेन्स पे जाए और वहाँ पे अगर वाटर को बॉईल करें तो वो कहीं 80-90 डिग्री टेम्परेचर पर ही बॉईल कर जाता है. लेकिन ऐसा क्यों, है ना. तो ये भी किसने बताया, ये भी हमें गैसेस की काइनेटिक थ्योरी से ही पता चलता है. इसके रीजंस वो हम आगे देखेंगे. और वाई इन्फ्लेटेबल पुअर जो टॉयज होते हैं जो मतलब फ्लैट नहीं है,
दे सीम टू बी फ्लैट आफ्टर सिटिंग इन कोल्ड गैरेज। अगर हम उसको कोल्ड गैरेज में रख दें तो वो फ्लैट हो जाते हैं। ऐसा भी क्यों? ये भी हमें गैसेस के बारे में पता चलेगा कि वो उनका बिहेवियर को पढ़कर ही हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। हाउ अबाउट वाई यू कैन स्मेल अ फ्रेग्रेंस स्टिक ऑल थ्रू आउट द हाउस। अगर आपने कोई भी फ्रेग्रेंस स्टिक है जिसे हम अगरबत्ती कहते हैं, अगर हमने उसे एक कॉर्नर ऑफ वॉल, एक रूम के एक कॉर्नर के ऊपर अगर हमने वहाँ पे इसको लाइट अप किया है, देन इसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ये भी हमें गैसेस के बिहेवियर को पढ़कर ही पता चलेगा। ऑल ऑफ दीज फिनोमिनाज एंड मेनी मोर कैन बी एक्सप्लेन बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये हम सभी कैसे पढ़ते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ ही पढ़ते हैं। देन मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। अब मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या है इस थ्योरी में जो हम पढ़ रहे थे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो थी, इसमें हम पढ़ेंगे कि गैसेस का बिहेवियर कैसे है। काइनेटिक थ्योरी मेक्स मैनी assumptions in order to explain the reasons gases act the way they do। अब गैसेस कैसे कैसे रिएक्ट करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, गैसेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। गैसेस जो हैं, अगर किसी भी गैस की बात करें तो गैसेस जो है पार्टिकल से मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब अगर मैं इस चैम्बर की बात करूं, अगर इसमें मैंने एक गैस भर दी है तो वो गैस किससे मिलकर बनी होगी? मॉलिक्यूल से, एटम से, राइट? तो ये पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जो कैसा मोशन शो करते हैं? कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूस, रैंडम, रैंडम मोशन शो करते हैं। मतलब कि ये एक पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, किसी भी पार्टिकल के साथ कोलाइड कर सकता है या किसी भी वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड कर सकता है। They continue in a straight line until they collide with something, usually each other or the walls of their container। ये जो है गैस के पार्टिकल्स, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। अब जैसे कि स्ट्रेट लाइन में कैसे, ये भी बताती हूँ। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, है ना? तो जब ये किसी भी चीज़ के साथ कोलाइड करेंगे, अब जैसे कि ये एक पार्टिकल था, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे एक और पार्टिकल था जिसके साथ ये कोलाइड करके अपने पाथ को चेंज कर लेता है, राइट? अब जैसे यहाँ पे कितने सारे पार्टिकल्स एक कंटेनर में पड़े हैं, अब ये इसके साथ कोलाइड किया, फिर ये जो पार्टिकल था ये इधर को शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो कोलाइड नहीं होते। जब वो कोलाइड हो जाते हैं तो वो किसी और डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाते हैं। अब वो कोलाइड किसके साथ होते हैं? मैंने कहा किस किस के साथ? पार्टिकल्स के साथ जो उसके ही कंटेनर में प्रेजेंट होंगे, या कंटेनर की वॉल्स के साथ। पार्टिकल्स आर, ये हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया। अब हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। पार्टिकल्स आर पॉइंट मासेस विद नो वॉल्यूम। अब जो पार्टिकल्स हैं, ये जो हमारे पार्टिकल्स थे, तो पार्टिकल्स का जो है मास जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब इन्होंने क्या बोला? पॉइंट मास, बहुत ज़्यादा कम मास है। एंड उनका वॉल्यूम भी नहीं है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन दैम। अगर हम पार्टिकल्स के बीच की स्पेस देखें तो हमने देखा है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, लेकिन इस स्पेस से अगर हम देखें ना तो यहाँ की स्पेस ज़्यादा है, लेकिन इनका जो पार्टिकल्स के जो अ, खुद हैं, जो पार्टिकल्स का खुद जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं। दैट वी डू नॉट कंसिडर देयर साइज इन आइडियल गैसेस। अगर हम आइडियल गैसेस की बात करें, आइडियल गैसेस वो होती हैं जैसे जिनको हम मान लेते हैं कि ये कुछ आइडियल गैस होगी, बट आइडियल गैस रियल में कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हमारी बस इमेजिनेशन होती है कि ऐसी कोई गैस होगी। तो आइडियल गैसेस में
अगर हम जब भी बात करते हैं तो साइज के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वी डू नॉट कंसिडर देयर साइज इन आइडियल गैसेस। देन थर्ड पॉइंट, नो मोलिकुलर फोर्स आर एट वर्क। जब भी अगर हम यहाँ पे पार्टिकल्स की बात करते हैं गैसेस में, तो यहाँ पे हम कभी भी मोलिकुलर फोर्सेस की बात करते ही नहीं हैं। एंड यहाँ पे जो मोलिकुलर फोर्सेस है वो हम मानते कि है ही नहीं, वो वर्क ही नहीं कर रही है। मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की कोई फोर्स है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? सो दिस मीन्स दैट देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन, ना ही कोई अट्रैक्ट कर रहा है कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को, ना ही कोई भी पार्टिकल रिपेल कर रहा है। ये तो बस अपना मोशन में चलते हैं एंड मोशन की वजह से ये कोलाइड करते हैं एंड देन कोलिजन की वजह से ये डायरेक्शन को भी चेंज कर लेते हैं। देन फोर्थ पॉइंट, गैस प्रेशर इज ड्यू टू मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब ये जो गैस का प्रेशर है, प्रेशर कब हो रहा है? गैस का प्रेशर हम कब मान रहे हैं? जब भी जो गैस के पार्टिकल्स है वो कोलाइड कर रहे हैं। सो गैस प्रेशर इज ड्यू टू मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जब भी कोलाइड करते हैं तो तब हम मानते हैं कि गैस का प्रेशर है। विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल के साथ जब भी वो कोलाइड करते हैं तब हम मानते हैं कि गैस का जो प्रेशर प्रेजेंट है। ऑल ऑफ दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ये जितने भी कॉलिजन्स हैं ये इलास्टिक है। यहाँ से पार्टिकल इसके साथ, इस पार्टिकल के साथ कोलाइड किया, देन यहाँ से इधर आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ से इधर आ गया, देन यहाँ से किसी और के साथ कोलाइड करके फिर से घूम रहा है इधर उधर। सो ये क्या है? इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। All of these collisions are perfectly elastic, meaning that there is no change in energy of either the particle or the wall upon the collision. इसका मतलब है जब भी वो कोलाइड कर रहे हैं ये एक इलास्टिक बिहेवियर है इस इन पार्टिकल्स का। ये जब भी कोलाइड कर रहे हैं तो इनमें ना ही चेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है। मतलब जब भी कोई पार्टिकल किसी भी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है ना, तो जो भी पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, मीन्स ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के साथ कोलाइड कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरे पार्टिकल को मिल जाती है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा। जब भी कोई पार्टिकल किसी भी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड कर रहा है या फिर कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहा है, कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा। नो एनर्जी इज लॉस्ट और गेन्ड फ्रॉम द कोलिजन। जब भी कोई पार्टिकल कोलाइड कर रहा है तो ना ही एनर्जी लॉस्ट हो रही है और ना ही एनर्जी गेन हो रही है। देन फिफ्थ पॉइंट, the time it takes to collide is negligible compared with the time between collisions. जो भी टाइम एक पार्टिकल कोलाइड करने में ले रहा है, मतलब इस पार्टिकल ने सोचा मैं इस पार्टिकल के साथ कोलाइड करूंगा अब, ठीक है, ये पार्टिकल बहुत खुश है एंड ये कोलिजन के लिए रेडी है। अब इस पार्टिकल को जो टाइम इसने यहाँ से यहाँ कोलाइड करने में लिया वो बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर। जब हम कंपेयरिंग की बात कर रहे हैं, मतलब इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जितना भी कोलिजन का टाइम था ये बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये रैंडम मोशन में होते हैं एंड रैंडम मोशन में जल्दी से ये कोलाइड कर जाते हैं, इसलिए ये टाइम जो है निग्लिजिबल है। ओके, एज कंपेयर्ड विद द टाइम बिटवीन कोलिजन। एंड जब भी ये कोलिजन हो गई, इन दोनों के बीच में कोलिजन हो गई, ये कोलिजन का टाइम जो है ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये जो है टाइम इट टेक्स टू कोलाइड, जब भी यहाँ से यहाँ गया तो ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा कम होता है। समझ में आया ना? सो ये टाइम जो है कोलिजन का, ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा कम है एंड ये वाला जो है टाइम जब ये कोलाइड हो गए, मतलब यहाँ से ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल बिल्कुल क्लोज आ गया, यहाँ पे ये कोलिजन हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ कोलाइड किया एंड देन ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। सिक्स्थ पॉइंट अभी हम आ गए हैं।
अब 6 पॉइंट में क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज अ मेजर ऑफ इट्स केल्विन टेम्परेचर। जो एनर्जी है ना किसी भी, काइनेटिक मतलब मोशन, मूवमेंट। सो काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की, इसको हम मेजर कर सकते हैं विद इट्स टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर, जिस भी गैस को अब हम मान लेते हैं हीट कर रहे हैं, अगर उस गैस को हीट करने में अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसकी जो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी गैस की, तो वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंडिविजुअली, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन का बात करूं, हाइड्रोजन एक गैस है। सो हाइड्रोजन की स्पीड अलग होगी, नाइट्रोजन की स्पीड अलग होगी, क्लोरीन गैस की स्पीड अलग होगी, है ना। सो इंडिविजुअली इन सब की जो स्पीड्स हैं अलग अलग होंगी। सो बट टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस रेफर्स टू द एवरेज ऑफ दोस दीज स्पीड्स। बट अगर हम टेम्परेचर की बात करें एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की बात करें, जब भी हम किसी भी चीज़ को किसी भी गैस को हीट अप करते हैं, जब भी हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस ये प्रूवन है कि उसकी जो, उस गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। मीन्स उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप पैन में वाटर को बॉईल करते हो, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रेंडमली मूव करने लग पड़ते हैं जब वो हीट हो जाता है। सो उसी तरह गैस के पार्टिकल्स भी सेम बिहेवियर शो करते हैं। देन सेवेंथ पॉइंट, the average kinetic energy of gas particle is directly proportional to its temperature. जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी गैस पार्टिकल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर की। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होने लगती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ विच द गैस मॉलिक्यूल मूव। जो गैस का मॉलिक्यूल है वो जल्दी जल्दी मूव करने लग पड़ता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। देन एट पॉइंट, ऑल गैसेज एट गिवन टेम्परेचर हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर हम किसी भी गैस, अगर हम सभी गैसेस की बात करें, सभी गैसेस एक गिवन टेम्परेचर पे जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी शो करती है। सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज बोला है लेकिन उन्होंने, ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं बोला, एवरेज, सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर हम उन सभी गैसेस का एवरेज निकाल लें, तो वो जो सभी गैसेस हैं एक गिवन टेम्परेचर पे सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी शो करता है। मतलब एक हमने टेम्परेचर मान लिया कि इस टेम्परेचर पे हमने इन सभी गैसेस को हीट अप करना है, फिर हमने उन सभी टेम्परेचर उन सभी गैसेस का काइनेटिक एनर्जी को देखा। फिर उन सभी काइनेटिक एनर्जी का जब हमने एवरेज निकाला, तो हम ये देखेंगे कि उन सभी का काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज था वो सेम आ रहा है। लेकिन ये पॉइंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। Then point number 9, lighter gas molecules move faster than heavier molecules. अगर कोई भी लाइटर गैस है, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है वो लाइटर है, अगर वो लाइटर है मतलब हल्का है, तो वो जल्दी से मूव करेगा। वाइल अगर कोई भी पार्टिकल हैवी है, तो जो भी पार्टिकल हैवी होगा तो वो, उसको टाइम लगेगा मूव करने में। सो जो लाइटर गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं, वाइल जो हैवियर मॉलिक्यूल्स है वो, उनकी स्पीड कम हो जाती है। ओके, देन थर्मल एनर्जी। अब थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट, एंड एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब हीट के साथ अब कैसे कोई भी गैस है वो कैसे वर्क कर रही है। टेम्परेचर ऑफ गैस इज एक्चुअली इज मेजर्ड ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब किसी भी टेम्परेचर को, अगर हम गैस के टेम्परेचर को अगर हमने मेजर करना है, तो हम उसकी काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। अगर हमें पता चल रहा है कि
उस गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है। अब हमें पता चल जाएगा कि अगर किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना। भी हमने पीछे पढ़ा, जिस भी गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा इट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा होगी। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटेड टू इट्स वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। और जो काइनेटिक एनर्जी है ना पार्टिकल की, वो किससे रिलेटेड है? उसकी वेलोसिटी से। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड से। तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी पार्टिकल की, वो उसकी स्पीड से रिलेटेड होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही क्या है? मोशन। एंड मोशन कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? स्पीड से। तो ये एक हमारी इक्वेशन आ जाती है। एंड इसमें के ई क्या है? के ई है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। एम मीन्स उस पार्टिकल का मास, एंड वी स्क्वेयर मीन्स, वी मीन्स वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो स्पीड, एंड वेलोसिटी का फिर स्क्वायर। ये हमारी एक इक्वेशन है एंड ये मीन्स एक फॉर्मूला है। एज वेलोसिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना। ऑफ कोर्स देन द इनवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम इसका इनवर्स कर दें कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी, सेम बात हो गई। You can see from this relationship how a molecule with a higher temperature will be moving faster. इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि कैसे एक मॉलिक्यूल जिसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, अगर किसी भी चीज़ का हमने बोला ना, अगर हमने एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस इक्वेशन से हमें उस बात का पता चलता है। देन the temperature of the system is average kinetic energy of the particles। जो टेम्परेचर है वो क्या है? एवरेज है काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल का। ये वही लाइंस रिपीट हो रही है जो अभी हम पढ़कर आए हैं। थर्मल एनर्जी इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ सिस्टम। थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी का मतलब है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम। थर्मल एनर्जी का मतलब बताया यहाँ पे। टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी एंड स्पीड आर डायरेक्टली रिलेटेड। जो भी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है इट मीन्स थर्मल एनर्जी, उसमें जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ रही है, एंड स्पीड तो बढ़ ही रही है ना। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। देन अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अभी आया है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ेंगे अभी हम कि ये जितने भी लॉज हैं ये इजी हैं, आराम से समझिएगा, इजी हो जाएगा। एंड ये जितने भी लॉज हैं, बॉयल्स लॉ हो गया या फिर आगे जितने भी अभी हम लॉज पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये लॉज जो है साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं। एंड यहाँ से पक्का है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एंड आपको इन लॉज को अपनी लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते। इन लॉज को जैसे ही बुक में दिया है आपको वैसे ही लर्न करना पड़ेगा। एंड जो भी यहाँ पे गिवन किया है बुक में वो तो मैं इजीली आपको समझा दूंगी। बस मेन कॉन्सेप्ट है कि खुद से कोई भी वर्ड आपको ऐड ऑन नहीं करना है जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाएं। तो लेट्स स्टार्ट कि इसमें क्या दिया है बॉयल्स लॉ में। तो Boyle's law states that for the pressure and volume of the gas, when one value increases, the other decreases. Boyle's law हमें ये बताता है किस किस चीज़ में रिलेशन बता रहा है ये? प्रेशर एंड वॉल्यूम में। इसने बोला कि व्हेन वन वैल्यू इंक्रीजेस, जब एक वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करें, मान लेते हैं हमने प्रेशर को इंक्रीज करा, देन द अदर डिक्रीजेस, जो दूसरी वैल्यू है जो यहाँ पे दी है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, दूसरी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। बॉयल्स लॉ जो है वो दो ही चीज़ों के ऊपर बात करता है, प्रेशर
एंड वॉल्यूम। ठीक है, एज लॉन्ग एज, एंड यहाँ पे कंडीशन भी रखी हुई है बॉयल्स लॉ में। किस बात की कंडीशन है? एज लॉन्ग एज टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है, एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है, अभी आप समझो, मोल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये जितना भी मोल्स वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लास 10th में आएगा, एंड वहाँ पे ही आपको अच्छे से समझ भी आएगा, क्योंकि यहाँ इसके बारे में पूरा एक चैप्टर गिवन किया है। तो अभी हम समझेंगे कि मोल्स जो है एक तरह के मॉलिक्यूल्स ही हैं, एंड वैसे भी आपको आगे यहाँ पे जो 9th है ना ही वहाँ पे काम आएगा, और आगे के जो 8 के आगे का सिलेबस है ना ही वहाँ पे काम आएगा, मोल्स के बारे में बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ में दो कंडीशंस गिवन की है उन्होंने, कि जो टेम्परेचर है एंड नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ना ही कांस्टेंट मतलब ना ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, ना ही नंबर ऑफ मोल्स जो भी मॉलिक्यूल्स आपने लिए हुए हैं कंटेनर में, ना ही आपको उनको ना ही इंक्रीज करना है ना ही डिक्रीज करना है। ओके, सो बॉयल्स लॉ कैन बी समराइज्ड बाय द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बॉयल्स लॉ में हम मेनली किस किस बारे में बात करते हैं? प्रेशर के बारे में एंड वॉल्यूम के बारे में। यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब जितना, अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे हैं तो 50 डिग्री ही सेल्सियस रखना है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है। बॉयल्स लॉ में हमें ये पता चलता है जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, एंड इस कंटेनर के ये जो वॉल है, ये जो वॉल है ये फिक्स्ड नहीं है, मतलब इस वॉल को हम ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वॉल है, ये इस यहाँ को, मतलब इस तरह से आपकी ये वॉल है ना, तो ये वॉल को हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं या इसको आगे भी लेके जा सकते हैं, मतलब ये एक्सपेंडेबल वॉल है। ठीक है, मतलब यहाँ को भी लेके आ सकते हैं या यहाँ से वापस भी जा सकते हैं, इस तरह की ये वॉल है। ओके, देन इस वॉल में हमने देखा कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट किए हैं। अब कौन से पार्टिकल्स हैं वो? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ओके, अब इस अनफिक्स्ड जो वॉल है, जो ये वॉल येलो कलर की मैंने बनाई है, इसको मैं एक्सपेंड भी कर सकती हूँ, पीछे को भी खींच सकती हूँ, एंड आगे को भी पुश ऑन कर सकती हूँ, पुल भी कर सकती हूँ, पुश भी कर सकती हूँ। तो ऐसी वॉल बनाने का मेरा इंटेंशन क्या थी? इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि इस वॉल की मदद से मैं प्रेशर को इंक्रीज कर सकती हूँ या फिर डिक्रीज कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इस येलो वॉल को अंदर को, मतलब अंदर को पुश करूंगी, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का जो स्पेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना? तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया ना, जब मैंने इसको अंदर को पुश कर दिया, यहाँ को पुश कर दिया। ठीक है, ये येलो वॉल को मैंने यहाँ पे ले आई मैं। ठीक है, अंदर को पुश कर दिया, तो ये जितने भी पार्टिकल्स थे इनके पास जो थी स्पेस कम हो गई, एंड अगर मैंने यहाँ पे ग्रीन से 1 2 3 4 पार्टिकल्स बनाए थे, तो पहले ये इतने स्पेस में कवर कर रहे थे, अब ये इतने से स्पेस में जो है 4 पार्टिकल्स आएंगे। प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड, वो क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे मैं वो प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ, जैसे जैसे अगर मैं ये एक
कंटेनर ले लूँ, जैसे जैसे मैंने इसके प्रेशर को इंक्रीज किया, जैसे जैसे मैंने इसको दबाने लगी मैं अंदर को, तो वैसे वैसे उसका वॉल्यूम जो था डिक्रीज होने लगा। अब वैसे ही उसी तरह जैसे जैसे मैं इसी को मैं आगे मूव ऑन करती हूँ। अब ये जो मेरी येलोइश वॉल थी, पहले तो मैंने येलो वॉल यहाँ पे बनाई, प्रेशर बहुत मतलब जो प्रेशर था वो कम था, है ना। जैसे जैसे मैंने येलो वॉल को अभी मैंने रेड वॉल के साथ यहाँ पे शो किया है, जैसे जैसे मैंने प्रेशर बढ़ा दिया वैसे वैसे वॉल्यूम कम हो गया। अब मैंने इसी वॉल को क्या किया कि इसका वॉल्यूम, इसका जो ये था, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, एंड यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से कर दिया, येलो वॉल को यहाँ पे शो किया। अब मैंने इसको पीछे को खींच दिया, तो अब ये यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स थे उनके पास क्या होगी, स्पेस ज़्यादा हो गई, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो प्रेशर था वो कम कर दिया, कम दबाया अभी, है ना। जो प्रेशर था वो कम कर दिया, तो प्रेशर कम करने से क्या हुआ, वॉल्यूम जो था गैस का वो बढ़ गया, वॉल्यूम जो था वो बढ़ गया। वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स जो था वो बढ़ गया। तो आई होप यही है बॉयल्स लॉ। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अभी हम इसकी रीडिंग में समझते हैं, एंड यही लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट लिया है, एंड अगर हमने पहले 4 पार्टिकल्स लिए थे तो बाद में भी 4 ही पार्टिकल्स लिए, ना ही हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाया, ना ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। इसमें वही होता है कि अगर मैंने ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी बताया था, अगर मैंने वो एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पे किया है, रूम टेम्परेचर मतलब रूम में किया है, तो रूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं डाला, तो वही वो बोल रहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो अभी हम फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। बॉयल्स लॉ स्टेट दैट फॉर प्रेशर, प्रेशर के बारे में, किसके बारे में बताता है ये, प्रेशर के बारे में, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में बताता है। व्हेन वन वैल्यू इंक्रीजेज, जब भी एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी। एज लॉन्ग एज टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो है, मोलिक्यूल्स जो है वो हमने कांस्टेंट माने हैं। Boyle's law can be summarized by the following equation। अब यहाँ पे इक्वेशन देखो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। जैसे जैसे प्रेशर को, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब है इस तरह से लिखने का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा, जैसे जैसे हम प्रेशर को कम करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, है ना। इसका इस इक्वेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये जो मैंने सिंबल डाला, अब मैंने इसको हटाना है, तो जब भी मैं इसको हटाऊंगी तो यहाँ पे हमेशा एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट जो है वो उसको हम मानते हैं वो क्या है, के। एंड जो वी है वो तो नीचे है ना, डिवाइड हो रहा है तो वो अभी डिवाइड ही होगा, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे v डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दूसरी साइड पे, सो पी वी इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे देखो यही इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन का मतलब ये होता है जो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे। अगर मैं किसी भी चीज को इस तरह से लिखूं जो हमने पहले पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर पे इस तरह की इक्वेशंस आएंगी। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने ये वाला सिंबल डाला क्रॉस वा, इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर मैंने कोई भी चीज इनवर्स में लिखी है, नीचे करके लिखी है, जैसे 1/v लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, जैसे हम प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब एक चीज को कम करेंगे दूसरी चीज बढ़ जाएगी। अगर हम एग्जाम्पल अभी हम देख रहे थे, है ना, एग्जाम्पल में देखें तो हम अभी हमने पढ़ा था जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे वैसे वैसे किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
अब इस चीज को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ये सामने सामने लिखे ना मैंने, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ये जो था इक्वेशन, ये थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम जो था वो इनवर्स में था, इसलिए हमने इसको बोला कि बॉयल्स लॉ में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी हम रीडिंग पे जाते हैं कि यहाँ पे क्या गिवन किया है। देन ओके, सो ये हमने इक्वेशन देख ली। देन वेयर P इज प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द कंटेनर, V इज वॉल्यूम, K इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट K होता है। इसको हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की बात नहीं है, ये हम बस ऐसे मानते हैं कि एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट नंबर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ K ऑलवेज स्टेज द सेम। जो K की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है। कांस्टेंट जो हो गई, अगर मैं किसी भी नंबर की बात करूँ 4, तो ये हमेशा 4 ही रहेगा। ये एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली। उसी तरह K भी एक कांस्टेंट है, हमें नहीं पता कौन सा है, क्या है ये K, लेकिन एक हमने माना हुआ है ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू सेम रहती है। सो दैट and P and V vary appropriately. For example, if pressure increases, pressure को increase करेंगे तो K तो constant रहेगा, K क्योंकि है ही constant, so volume जो है वो decrease हो जाएगी। This is consistent with the prediction of Boyle's law, and यही हम Boyle's law में पढ़ते हैं। Then ये हमें एक example दी थी, Boyle's law for a box varying volume. Consider a box, एक बॉक्स लो देखो, एंड फुल ऑफ मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स, जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। द पार्टिकल्स हैव सेम एनर्जी, पार्टिकल्स की सेम एनर्जी है थ्रू आउट द गैस, थ्रू आउट द कंटेनर। मीन्स उनकी टेम्परेचर जो है वो उन्होंने कांस्टेंट दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब सेम है, टेम्परेचर सेम है। एंड यही कंडीशन थी बॉयल्स लॉ की, है ना। एंड यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो भी 3 है, एंड यहाँ पे इन्होंने पार्टिकल्स को भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो मोल्स हैं, जो मोल्स हैं वो वो भी कांस्टेंट है, वो भी सेम है। देन एज द बॉक्स गेट स्मॉलर, जैसे जैसे बॉक्स को हम स्मॉल करेंगे, मतलब डिस्टेंस जो है मॉलिक्यूल्स का, जो भी पार्टिकल्स का, वो स्मॉल हो जाएगा। वही एग्जांपल है जो मैंने पहले बताई थी। एंड यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में बस एक बॉक्स बता दिया हुआ है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पहले बताया था वैसा ही है। उस एक बार यहाँ पे पैराग्राफ को खुद पढ़ना। एज द बॉक्स गेट स्मॉलर, जैसे जैसे बॉक्स जो है वो स्मॉल होता जाएगा, डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स के बीच में स्मॉल हो जाएगा, एंड जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा कोलिजन शो करेंगे उसकी कंटेनर की वॉल्स के साथ। thus the time between collisions get increasingly smaller। जो टाइम है कोलिजन्स जो लग रही है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया, क्योंकि ये जो है रैंडम मोशन शो कर रहे हैं, स्पेस कम है ना, प्रेशर ज़्यादा हो गया तो रैंडम मोशन शो कर रहे हैं। इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम द पार्टिकल्स हिट द वॉल्स मोर विच रिजल्ट इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रेशर। पार्टिकल्स जो है जल्दी जल्दी मूवमेंट शो कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा कोलिजन शो कर रहे हैं वॉल के साथ, दूसरे पार्टिकल के साथ। एंड यहाँ पे हमें क्या बात पता चल रही है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन किसका? गैसेस का। प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, जो गैस के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे को हिट कर रहे हैं एंड उनके बीच का प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मोल्स इज क्लियरली कांस्टेंट, 3 है ओनली। एज वी आर नॉट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग पार्टिकल्स, हम किसी भी पार्टिकल को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अनदर वे ऑफ लुकिंग इज दैट एज द प्रेशर इंक्रीजेज इट ड्राइव्स द पार्टिकल्स टुगेदर। These
पैक्टेड पार्टिकल्स इज नाउ ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। ये जो पार्टिकल्स हैं वो लेस वॉल्यूम अभी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एंड in order to compare the gas where either pressure or volume vary, we can combine the equation P1 V1 equals to K। अभी ये क्या है? अब जैसे कि